Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel in Waqas English Academy. दोस्तों, आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स के साथ स्टेप वाइज। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज के नाम से एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने एक लैंग्वेज के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी एक दफ़ा फिर एक रिव्यू लेंगे। अब लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से बढ़कर आदमियों के दरमियान गुफ्तगू या अपना राब्ता करने का एक ज़रिया लैंग्वेज कहलाता है। उस ज़रिए के साथ हम अपने ख़यालात और अपने पैगामात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उस ज़रिए को हम कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज के अब कंपोनेंट्स हैं कुछ कि लैंग्वेज के कितनी काइंड्स हैं, उस पर हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अब हमारे पास वैसे तो बहुत सारी अक़साम है लैंग्वेज की, ज़बान की बहुत सारी अक़साम है, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त हमने हाईलाइट करना है वो है दो काइंड्स, जिनमें से एक है वर्बल लैंग्वेज और दूसरा है नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं अल्फाजी ज़बान। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अबाउट लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन। In general, verbal communication refers to our use of words. Verbal language जो है ये हमें, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने अल्फाजों का सहारा लेते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, चाहे हम वो बोलने में इस्तेमाल करें या लिखने में इस्तेमाल करें, तो अल्फाजों का सहारा लिया जाता है वर्बल लैंग्वेज में। दूसरा है हमारे पास नॉन वर्बल लैंग्वेज। What is non-verbal language? This communication style refers to communication that occurs through means other than word, such as gestures, body language, and silence, etc. Non-verbal language का मतलब है जिसमें हमारे अल्फाज इस्तेमाल ना हो, लेकिन उनमें क्या इस्तेमाल होता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारे जो इशारे हैं हाथों के, आँखों के, फेस एक्सप्रेशंस, उनसे हम अपनी बातचीत करते हैं। जो ज़्यादातर डिसेबल लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको हम इशारों की ज़बान समझाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड आवर नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब हम चलते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के अब अजरा कितने हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं लैंग्वेज के। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास कुछ हिस्से हैं जिनमें से लेटर, वर्ड, ग्रामर, सेंटेंस एंड टेंस। अब इनको हम देखते हैं और इनका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इनको समझने के लिए कि ये क्या है और इनका क्या किरदार होता है एक ज़बान में। तो पहले है लेटर। व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर असल में है क्या? डेफिनेशन के मुताबिक अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज। एक ऐसी अलामत होती है लेटर जिसे हम हिज्जे कहते हैं, ठीक है। किसी भी ज़बान के जो आवाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी अदायगी करने के लिए हमारे पास ख़ास किस्म के हिज्जे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेटर्स। जैसे उर्दू में है हमारे पास अलिफ, बे, पे, ते,
अरेबिक में भी है, फ्रेंच में भी है। अब इंग्लिश में है जैसे ABCDEFGH, इस तरह फिर ये हमारे पास 26 लेटर्स हैं। तो ये है हमारे पास लेटर्स। लेटर्स का असल में काम ये होता है कि ये हमें साउंड देते हैं, आवाज़, यानी कि एक हमें बताते हैं कि हमने किस वर्ड को किस आवाज़ से अदा करना है। लेटर के बाद जो आगे चीज़ आती है, यानी कि लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या है? वर्ड। What is a word? Definition है group of two or more letters that gives meaningful sense is called word. दो या दो से ज्यादा लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड को हम कहते हैं लफ्ज। जैसे एग्जाम्पल है ग्लास। अब इसमें हमारे पास 6 लेटर्स काम कर रहे हैं, GLASS, ठीक है। तो अब ये लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड को शेप किया है, वो है ग्लास। इसी तरह फिर दूसरा हमारे पास वर्ड है इंग्लिश, फिर है स्काई, फिर है स्टडी। इस तरह से हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बुक, कंप्यूटर। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जितने भी हमारे पास वर्ड हैं ये एक मीनिंग दे रहे हैं कि चंद इनमें से नाम है किसी चीज के। जैसे सबको पता है अब इंग्लिश है, इंग्लिश सबको पता है ये लैंग्वेज है। स्काई सबको पता है किसे कहते हैं, आसमान को कहते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक लेटर्स मिलकर ग्रुप ऑफ लेटर्स शेप द वर्ड। दो या दो से ज्यादा हिज्जे मिलकर एक लफ्ज को जनरेट करते हैं। इसी तरह वर्ड के बाद जो आगे चीज चलती है वो है हमारे पास ग्रामर। अब ग्रामर असल में क्या है? वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक चीज आती है जिसको हम पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ग्रामर। व्हाट इज अ ग्रामर? ग्रामर असल में है क्या? देखिए, हर चीज का एक असूल है, हर चीज के कुछ कवानीन होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ कवानीन हैं जिनको हम कहते हैं ग्रामर। व्हाट इज द ग्रामर? द रूल्स एंड रेगुलेशन which we follow while writing and speaking. वो असूल और कवानीन जो हम किसी भी लैंग्वेज में बोलते हुए या कोई चीज लिखते हुए अपनाते हैं, उन कवानीन को, उन असूलों को हम क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है कि हमें बताता है कि भाई किस तरह हमने वर्ड्स को उनकी प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है और किस तरह हमने आगे पंक्चुएशन लगाना है। ये सारी चीज़ें ग्रामर में आती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। अब ये हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें एक चीज़ क्लियर है कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में, इन दोनों मिसालों में हमें तरतीब मिल रही है, एक असूल मिल रहा है। लफ्ज़ों को एक असूल के तहत हमने इस्तेमाल किया है। जैसे पहले आ रहा है हमारा पहले सेंटेंस में दे, फिर उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब प्लेइंग, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसी तरह ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा था। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि काम किस वक्त हो रहा था और एक तरतीब से हमने इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया है। तो ये एक्चुअली ग्रामर है। ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर जब तक आपकी नहीं होगी आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक वो क्यों?
جب ہم اب ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے سینٹینس پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سینٹینس اب ڈیفینیشن کے مطابق a group of words that gives complete meaning to understand something. ایک ایسا الفاظوں کا مجموعہ جو ہمیں کسی چیز کے سمجھنے کے لیے مکمل ایک مطلب دے, ایک سینس دے, ایک فہم دے ہمیں, اسے ہم کہتے ہیں جملہ. اب جس مجموعے میں, الفاظوں کے مجموعے میں اگر ترتیب ہی نہ ہو تو وہ ہمیں کوئی بھی مطلب صحیح سے نہیں دے سکتا. پھر ہمارے پاس سوری کمپوننٹس آف سینٹینس. ہمارے پاس سینٹینس کے بھی کچھ حصے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ There are 3 components of sentence. 3 حصے ہیں سینٹینس کے جن کو سمجھنے کے لیے ہم نے الگ الگ کیا ہے. سبجیکٹ, ورب اینڈ آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈوئر آف دا ورک ان a sentence is called subject. جملے کے اندر کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں. دوسرا ہے ورب. ورب کیا ہے؟ A word which shows an action or state is called verb. Verb ایک ایسا لفظ ہے جملے کے اندر جو ہمیں کسی عمل کو شو کرتا ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس تھرڈ ون ہے آبجیکٹ. The affected thing in sentence is called object. جملے کے اندر جس چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. اب انہی کو ہم نے ایگزامپلس میں استعمال کیا ہے, جیسے I will teach English. میں انگریزی پڑھاؤں گا. He will come to school. وہ اسکول آئے گا. She uses mobile. وہ موبائل استعمال کرتی ہے. اب اس میں پہلے سینٹینس میں I جو ہے ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہے کیونکہ ڈوئر آف دی ایکشن ہے. ٹھیک ہے, ڈوئر آف دی ایکشن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کون پڑھائے گا انگریزی؟ I. دوسرا ہے ہمارے پاس he. تھرڈ سینٹینس میں ہمارے پاس she. اسی طرح اب اس میں جو ورب ہے پہلے سینٹینس کے اندر وہ کیا ہے؟ I will teach English. اب اس میں ٹیچ انگلش, ٹیچ ہے ہمارے پاس ورب اور انگلش جو ہے ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. کم ٹو اسکول. اب کم ہمارے پاس ورب ہے کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا ورک ہوگا, کیا ایکشن ہوگا, کیا عمل ہوگا. ٹھیک ہے. She uses mobile. Uses, come and teach. They are working here as verb because they are showing us action. That what the subject is doing, it is showing us the action of subject. یہ ہمیں سبجیکٹ کا عمل بتا رہے ہیں. So therefore they are called verb. اس لیے ہم ان کو verb کہتے ہیں. Object کیا ہے؟ The affected thing in sentence is called object. جملے کے اندر جس چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے اسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. جیسے پہلے سینٹینس کے اندر ہے ہم I will teach English. میں انگریزی پڑھاؤں گا. اب کون سی چیز اس میں متاثر ہو رہی ہے؟ انگریزی. انگریزی یہاں پہ متاثر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے English is object here. In the second sentence, school. He will come to school. School is being affected here. تو school ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. اسی طرح موبائل ہمارے پاس تھرڈ سینٹینس کے اندر آبجیکٹ ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس کمپوننٹ. اچھا, اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ورڈ نکال دیا جائے, چاہے سبجیکٹ ہے, ورب ہے یا آبجیکٹ ہے, ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ورڈ نکال دیا جائے تو ہمارا سینٹینس انکمپلیٹ ہوگا. لہٰذا ایک مکمل جملے کے لیے آپ کے پاس ان تینوں کا ہونا لازمی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. ٹینس. اب ٹینس کیا ہے؟ اوریجن. اس کی شروعات کیا ہے؟ Word of tense has been taken from Latin word tempus, which means time, age or period. Tense کا جو لفظ ہے ہمارے پاس جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے ٹیمپس, اس سے لیا گیا ہے.
अब टेम्पस का क्या मतलब है लातीनी जुबान में? वक्त, उम्र या दौरानिया। अब डेफिनेशन क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of action or work. टेंस एक वर्ब की ही शक्ल है असल में, जो हमें बताता है कि कौन सा काम किस वक्त हुआ। हमारे पास 3 वक्त हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उर्दू में हम कहते हैं हाल, माजी और मुस्तकबिल। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं और हर एग्जांपल एक अलग टाइम, अलग टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला सेंटेंस है वी गो टू यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू कराची यस्टरडे, वो कल कराची गया या वो कल कराची गया था। टीचर विल कंडक्ट टेस्ट, उस्ताद टेस्ट मुनक्कद करेगा। अब पहला सेंटेंस वी गो टू यूनिवर्सिटी हमें बता रहा है कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। जाते हैं यानी का मतलब ये काम हमारा डेली बेस पे होता है, रोजाना का काम है हमारा जाने का। इसी तरह ही वेंट टू कराची, इसका मतलब है कि वो कल कराची गया था, तो माजी में है। ही टीचर विल कंडक्ट टेस्ट, उस्ताद टेस्ट मुनक्कद करेगा, यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो ये है हमारे पास 3 के 3 टेंसेस। अब हर टेंस को लैंग्वेज के अंदर मजीद 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उनको हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जिन हमारे दोस्तों को समझ में ना आया हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।